जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर, इसका नाम है अणु और परमाणु, के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास है आपकी विज्ञान के 120 अंकों की है, जो कि आपका वर्ग 2 का मुख्य विषय है साइंस। ठीक है, तो चलिए हम इसमें परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग में जैसे लिखा हुआ है कि परमाणु, तो परमाणु किसी भी द्रव्य की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है। आगे है, यह किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं। तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण किसमें उपस्थित होते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा उसी के परमाणु में। और आगे जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, अथवा यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। तो दो बातें परमाणु में आपको इसमें याद रखना है। अभी कुछ समय पहले इसी में पटवारी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है कि कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, परमाणु। और आगे हम पढ़ेंगे भी अणु के बारे में। तो अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह लेता है। जैसे कुछ परमाणुओं का नाम लिखूं मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आगे आपने मैंने लिखा है क्लोरीन, और यदि आप पढ़ो हीलियम, आर्गन। तो आवर्त सारणी में जितने भी यह तत्व लिखे गए हैं, सभी के सभी तत्व क्या है, अपने आप में एक परमाणु है। ठीक है, आगे है इसमें अणु के बारे में। अणु क्या होते हैं, किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम अणु कहते हैं, और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है वो परमाणु कहलाता है। आगे है, एक अणु में एक ही तत्व के अथवा एक से अधिक तत्वों के परमाणु रासायनिक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी अणु में या तो एक ही तत्व के परमाणु होंगे, नहीं तो एक से अधिक तत्वों के परमाणु भी क्या होते हैं, इसमें एक बंध के द्वारा जोड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम इसमें अणुओं के प्रकार के बारे में बात करें तो उससे ये बात आपको भली भांति समझ आ जाएगी। जैसे पहला लिखा है सम अणु, सम अणु को ही हम तत्व के अणु के नाम से जानते हैं। तो समान परमाणुओं के संयोजन से बने अणुओं को हम सम अणु कहते हैं। जैसे एक परमाणु है आपका ऑक्सीजन, और आपको पता है कि ऑक्सीजन एक द्विपरमाणविक है, मतलब जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, O2। तो इसमें ओ दो बार लिखा है, तो कैसे परमाणु है, समान परमाणु। इसी प्रकार से हाइड्रोजन, और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन। आगे है विषम अणु, तो ऐसे अणु या फिर जो कि यौगिक के अणु कहलाते हैं। कहने का मतलब है हम विषम अणु को यौगिक के अणु कहते हैं और सम अणु को हम तत्व के अणु के नाम से जानते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बने अणु को हम विषम अणु कहते हैं। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें देखो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का है, इधर का है ऑक्सीजन का, इसमें कार्बन का है, इसमें किसका है, ऑक्सीजन का। जैसे एक और लिखें अपन NaCl, तो इसमें का है सोडियम का, इसमें का है क्लोरीन का। एक और ले सकते हैं H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन का है, एक सल्फर का है, एक ऑक्सीजन का है। तो इसमें अलग अलग परमाणु, मतलब दो या दो से अधिक हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे विषम। इसमें समान होंगे तो क्या कहलाएंगे, हमारे वो सम अणु कहलाते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है वह ये है, तो ये कि सम अणु क्या होते हैं, हमेशा तत्व के अणु होते हैं, और विषम अणु सदैव यौगिक के अणु होते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें परमाणु के मौलिक कण। अब परमाणु के मौलिक कण क्या होते हैं, तो किसी भी परमाणु के अंदर कई अतिसूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जिनसे वो परमाणु मिलकर बना होता है। तो परमाणु के कई अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है, हमारा परमाणु बना होता है। उन्हीं को हम परमाणु के मौलिक कण या इन्हीं को हम मूल कण कहते हैं। तो शुरुआत में परमाणु के जो मौलिक कण हुआ करते थे उनकी संख्या थी 2। पहला कण था इलेक्ट्रॉन,
दूसरा कण था प्रोटॉन। लेकिन बाद में इन कणों की संख्या कितनी हो जाती है? 3, जिसमें एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा क्या है हमारा? न्यूट्रॉन। यदि बात की जाए इसमें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में किसी भी परमाणु में उपस्थित मौलिक या मूल कणों की संख्या कितनी है? 30 से अधिक, 30+ है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे है इसमें कुछ महत्वपूर्ण मूल कण, जिसमें पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं ईट, ई और ट। ई माने हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल होता है ये। स्मॉल ई के ऊपर यदि माइनस का साइन लगाएंगे तो वह हमारा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और टी माने आप क्या पढ़ेंगे? थॉमसन। तो ईट से आप थॉमसन पढ़ सकते हैं। ये छोटी सी इसकी एक ट्रिक हो जाएगी। आगे है इसकी अवस्थिति, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसके चारों ओर के जो अलग अलग कोष होते हैं, उन कोषों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। ठीक है। आगे है कि इस कण की खोज ऋण आवेश से बने कैथोड रे ट्यूब से हुई है। वेरी मोस्ट IMP पॉइंट। प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किससे हुई है? तो आंसर होगा कैथोड रे ट्यूब से। ठीक है। अगला बिंदु है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का लगभग 1/1836वें भाग के क्या होता है? बराबर होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। ये बात याद रखना है। इस पर क्या होता है? इतना ऋण आवेश होता है। कितने पर? एक इलेक्ट्रॉन पर। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए IMP है। कई बार एक इलेक्ट्रॉन का तो नहीं पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा कि 50 इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश होगा। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का पता है इतना, 50 का पूछेगा तो 50 का इसमें गुणा कर देना, उतना इस पर क्या आ जाएगा? कूलाम हमारा आवेश आ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो मूल कण है वह है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। तो आप केवल गोल्डस्टीन का नाम याद रखेंगे। इसके जब अवस्थिति की बात की जाती है तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है। अब यदि इसे आप याद करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक? यदि तो वो पढ़ेंगे आप, एक चैनल आता है पोगो। बच्चों का एक चैनल चलता था पहले, जिसमें कुछ शो आते थे, नाम था चैनल का पोगो। तो पो से आप पढ़ेंगे क्या? प्रोटॉन। और इसका सिंबल होता है पी के ऊपर प्लस का साइन। और गो से आप पढ़ेंगे गोल्डस्टीन। ठीक है। तो पोगो मतलब हो जाएगा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और ईट का मतलब हो जाएगा थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है। आगे है इस कण की खोज धन आवेश से बनी कैनाल किरण से हुई थी। तो ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन में लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड रे ट्यूब से हुई थी, और इसकी खोज किससे हुई है? कैनाल किरणों से। तो दोनों ही बिंदु हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति रदरफोर्ड ने बताई थी। तो आपसे यदि पूछा जाए कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है हमारा, उस नाभिक में प्रोटॉन रहता है, तो ये बात हमें किसने बताई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। और यदि पूछें कि प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो वो आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। उपस्थिति बताई थी रदरफोर्ड ने। आगे है इस कण का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया था। ठीक है। और इन्होंने इसको खोजा था। आगे है कि एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है? 1.6 10⁻⁹ धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे यही वाला आवेश किस में था? ऋण में था। प्रोटॉन को लेके आपको यदि खोज पूछी जाती है तो ये नाभिक के अंदर इसकी स्थिति किसने बताई? तो आएगा रदरफोर्ड। और नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड। ठीक है। आगे इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटॉन का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रोटॉन का निर्माण अप क्वार्ट्ज कण और एक होता है डाउन क्वार्ट्ज कण।
तो 2 कण होते हैं जो कि मूल कण तो नहीं होते लेकिन परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन में 2 कण होते हैं किसके? अप क्वार्ट्ज कण के, और एक कण किसका होता है? डाउन क्वार्ट्ज कण। तो ये दोनों कण जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे किसका निर्माण हो चुका होता है? प्रोटॉन का। तो आप इसमें ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे है इसमें अगला मूल कण न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, और इसकी जो स्थिति है वह क्या होती है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ में। तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसी नाभिक में तो क्या रहता है? प्रोटॉन, और उसी प्रोटॉन के साथ में बगल में कौन रहता है? हमारा न्यूट्रॉन। आप इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये कोई हमारा एक परमाणु है, तो किसी भी परमाणु के बीचों बीच में यहाँ पर ये क्या होता है? हमारा उसका नाभिक होता है जो कि बीच में रहता है, और जो चारों तरफ ये होती हैं तो ये होते हैं उसके कोश। तो इस बीचों बीच नाभिक में, ये जो बीचों बीच में रहता है नाभिक, इसमें ही क्या रहता है? हमारा प्रोटॉन रहता है, और इसी में क्या रहता है? हमारा न्यूट्रॉन। तो P मतलब प्रोटॉन, N माने न्यूट्रॉन, और जो ये कोश है इस कोश में कौन चक्कर लगा रहा होता है? तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति कोशों में रहती है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसमें यदि हम ट्रिक जाने कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है, तो इसको आप पढ़ेंगे चैन से। चा में एक ही मात्रा और ना, छह मतलब हो जाएगा चैड विक, और ना मान्य हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। तो तीनों की मैंने छोटे छोटे से नाम लिखे, तो उन नामों से आप इनकी खोजकर्ता और इनकी स्थिति को जान सकते हैं। आगे है, यह एक उदासीन कण होता है, जो कि कैसा है? विद्युत उदासीन कण, मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। नीचे लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, अर्थात यह एक उदासीन या न्यूट्रल कण होता है। आगे लिखा है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? समान होता है। आगे है, न्यूट्रॉन कण हाइड्रोजन परमाणु में क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की कणों की संख्या नहीं पाई जाती है। बाकी सभी कणों में या सभी तत्वों में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, केवल किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। यदि बात करें न्यूट्रॉन के कणों के निर्माण की, तो न्यूट्रॉन के कण अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, तो अप क्वार्क का एक कण और डाउन क्वार्क के 2 कण मिलके न्यूट्रॉन के कण का निर्माण करते हैं। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। आगे है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक चार्ट, जिससे हम इन चीज़ों को जल्दी और अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके हैं चिन्ह। इलेक्ट्रॉन का चिन्ह होता है E के ऊपर माइनस, प्रोटॉन का चिन्ह होता है P के ऊपर प्लस, न्यूट्रॉन का चिन्ह होता है केवल स्मॉल n। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर आवेश यही का यही काय में होता है? प्लस में होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो ये वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर। यदि इनके सापेक्ष आवेश की बात करें तो इसके आगे माइनस लगाए तो ये -1 होता है, प्लस लिखा है तो +1 होता है, शून्य है तो ये क्या होता है? शून्य ही होता है। इनका द्रव्यमान जरूर याद कर लेना, कई बार क्या होता है इनका मान पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों को देखो लगभग समान है, थोड़ा बहुत पीछे आखिरी के 3 अंक अलग अलग हैं, बाकी सब वैल्यू क्या है? सेम सेम है। तो प्रोटॉन तत्व का, सॉरी कण का, और न्यूट्रॉन कण का जो द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? सेम टू सेम होता है। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे जो इसका मौलिक कण है उसका नाम है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? धन आवेशित, मतलब ये पॉजिटिव नेचर का होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? समान होता है,
और इसका जो अन्य नाम होता है वह क्या होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यह इलेक्ट्रॉन का एक एंटी कण होता है जो कि पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो पॉजिट्रॉन कण के बारे में आप इतनी बात इसमें याद रखेंगे। आगे है इसमें न्यूट्रिनो कण। इसकी खोज पाउली नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी और इसकी प्रकृति होती है आवेश रहित। मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं, मतलब नो चार्ज। और इसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। यह द्रव्यमान क्या होता है, हीन होता है, कोई भी द्रव्यमान नहीं। तो दोनों बातें इसमें आप याद रखेंगे। अगला जो कण है उसका नाम है पाई मैसॉन। इसकी खोज की गई थी एच यूकावा के द्वारा और इसकी प्रकृति धनात्मक पाई मेसोन और ऋणात्मक पाई मेसोन, मतलब दोनों की तरह होती है। ये एक तरह के दो प्रकार के कण होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वाला और दूसरा होता है नेगेटिव वाला। इसका जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वह है कि इस कण का जो जीवन काल होता है वह 10⁻⁸ सेकंड होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। ठीक है। अगला कण है इसमें फोटान। तो फोटान क्या होता है, यह ऊर्जा के पैकेटों का बंडल होता है। इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले होगा हमारा क्या, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश की जो एक विकिरण होती है उसको लेंगे आप। उस विकिरण में क्या होते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के बंडल होते हैं। ऊर्जा के पैकेटों के बंडल होते हैं और इन्हीं बंडलों का नाम क्या होता है, फोटान होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फोटान किसका भाग होता है, तो फोटान विकिरण का भाग होता है जो कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होते हैं। डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो यह ऊर्जा के पैकेटों का बंडल होता है, यह सूर्य के प्रकाश की किरणों में पाया जाता है और इस फोटान की जो चाल होती है वह सूर्य के प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी को आप बोलते हैं स्मॉल सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड। ये मैंने यहाँ पे किलोमीटर में लिख रखा है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। कहने का मतलब है सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है और यदि आप मीटर में लिखेंगे तो वो वैल्यू इतनी आएगी। तो आपको ये बात याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, ये वैल्यू है। ठीक है। अगला जो कण है उसका नाम है हिग्स बोसॉन। ये क्या होता है, इसकी खोज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी खोज की थी पीटर हिग्स नाम के वैज्ञानिक ने और इस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है और यह कण एक परमाणु का मौलिक कण होता है। ठीक है। अब आगे है इसमें एक नोट, इसमें पहले लिखा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के स्थायी मौलिक कण होते हैं। ये बात याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के कैसे कण होते हैं, स्थायी मौलिक कण होते हैं, जिन्हें हम परमाणविक कण कहते हैं। और शेष जो अन्य कण हैं, जितने भी पीछे मैंने आपको पढ़ाए हैं, जैसे फोटान हो गया, हिग्स बोसॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, पाई मेसॉन हो गया, तो ये सभी कण परमाणु के कैसे होते हैं, अस्थायी कण होते हैं, क्योंकि यह परमाणु में कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय बाद ये स्वतः क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले पीछे अपन ने पढ़ा था एक कण का जीवन काल 10⁻⁸ सेकंड, तो इतने कम समय के लिए आता है और वापस चला जाता है वो, इसलिए ये कण कैसे होते हैं, अस्थायी। और इन्हीं कणों को हम परमाणु का अपरमाणविक कण कहते हैं। तो परमाणविक कण होते हैं संख्या में 3 और अपरमाणविक कण इनको छोड़कर होते हैं। ठीक है। अब आगे है इसका सारांश। अभी हम पीछे जितना भी पढ़ के आए हैं उसका एक लाइन में आप सारांश जान लीजिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक द्रव या मैटर, उसमें क्या होते हैं आपके अणु। जैसे मैंने ले लिया एक क्या, H2O, जो कि क्या है, एक अणु।
अब इसमें क्या होते हैं परमाणु, तो एक परमाणु इसका क्या हो गया हाइड्रोजन और दूसरा परमाणु क्या हो गया ऑक्सीजन। तो अणु को जब आप अलग अलग करेंगे तो उसके जो परमाणु हैं वह क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें से मैं एक परमाणु ले लेता हूँ, इसमें मैंने ले लिया कौन सा ऑक्सीजन परमाणु। क्या ले लिया ऑक्सीजन परमाणु। और ऑक्सीजन के परमाणु की मैं क्या बता रहा हूँ आपको संरचना किस प्रकार से होती है। तो किसी भी परमाणु की संरचना के सबसे बीचों बीच में जो कि काले रंग में मैंने बना के रखा है वो क्या होता है उसका नाभिक होता है। और इस नाभिक के चारों तरफ ऐसे वृत्ताकार क्या होती हैं संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम नाभिक के चारों ओर का क्या कहते हैं कोश कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये क्या होंगे हमारे सेल। और इन कोशों में इस परमाणु के क्या घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये पहला कोश है, यह दूसरा कोश है, यह तीसरा कोश है और आगे और होते हैं। और कुल कोशों की संख्या कितनी होती है किसी परमाणु के 7 होती है। तो किसी भी परमाणु के बीचों बीच में परमाणु का नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रूप से कोश रहते हैं और उन कोशों में क्या भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। और कोशों की संख्या कितनी होती है 7 के बराबर होती है। अब आगे है कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है P+ अर्थात प्रोटॉन और दूसरा होता है N, इसे अपन क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन। इन दोनों को जोड़कर ही क्या बनता है नाभिक। और इन दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो एक चीज़ और बनती है किसी भी परमाणु का द्रव्यमान या भार, परमाणु द्रव्यमान। तो किसी भी परमाणु में कितना वजन है कितना उसका मास है वह उस परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये बात आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे हैं इसमें परमाणु की संरचना को लेकर कुछ मॉडल, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने केवल परमाणु अकेला लिखा है। एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है कि परमाणु लिख के केवल आपसे परमाणु की बेसिक बेसिक जानकारी जानना चाहे। परमाणु से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वह भी आपको इसमें पढ़ने होंगे। तो सबसे पहला जो परमाणु का मॉडल दिया गया था उनका नाम है जॉन डाल्टन। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पहले परमाणु की संरचना का मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो आंसर क्या याद करेंगे आप जॉन डाल्टन। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार जॉन डाल्टन ने बताया कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है उसका परमाणु कहलाता है। अब इसको मैं अपने लहजे से समझा दूं तो किसी भी पदार्थ का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने क्या ले लिया अदरक ले लिया, अदरक एक क्या है वो पदार्थ है, उस पदार्थ का सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण करना है। तो जब हम चाय बनाते हैं तो अदरक को क्या करते हैं तोड़ देते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो अदरक का इतना छोटा टुकड़ा कर लो आप कि जिसको आप अविभाज्य मतलब जिसको और आप ना तोड़ पाओ सबसे छोटा कण। तो जो सबसे छोटा कण आपको अदरक का मिलेगा उसी का नाम क्या कहलाएगा परमाणु कहलाएगा। तो आपको इसी बात को इस परिभाषा के माध्यम से याद रखना है कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु है। ये बात हम सबको किसने बताई थी जॉन डाल्टन ने। और इन्होंने इसे इंग्लिश में एटम नाम दिया था। यदि एटम को यदि एलैबोरेट करके आपसे पूछें तो एटम में ए का मतलब होता है नहीं, एटॉम मतलब हो जाएगा डिविजिबल मतलब विभाज्य। तो परमाणु अविभाज्य होता है, आ मतलब हो जाएगा नहीं। ठीक है, आगे है जॉन डाल्टन ने परमाणु की तुलना एक ठोस गोले से की थी। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। अब आगे है इसमें दूसरा परमाणु मॉडल, इसका नाम है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु की क्या होती है संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब ये पूरा जो मॉडल बनाया गया है वह पूरा इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द था। मतलब इस पूरे मॉडल में इलेक्ट्रॉन को ही बेस मानकर उसे परमाणु की संरचनात्मक इकाई माना गया था। तो ये पहला बिंदु तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा इसका बिंदु है कि इस मॉडल को पल्म पुडिन मॉडल
या हिंदी में बोलें तो क्या होगा, मेवे युक्त केक कहा गया था। इसका मतलब ये होता है, आप सभी लोगों ने केक देखा होगा, कभी ना कभी सेलिब्रेट किया होगा बर्थडे। तो उस बर्थडे में जो केक आता है तो नीचे वाला हिस्सा ऐसे रहता है और उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है बीच वाला वो ऐसा रहता है, और उस पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ थोड़े बहुत आइटम डले होते हैं जो कि क्या होते हैं, मीठे होते हैं। जैसे जो रेड रेड पार्ट होते हैं, सौंफ वगैरह, कुछ अलग अलग टाइप के फ्लावर बने होते हैं। तो ये जो बीच वाला भाग है उसको उनने क्या बोल दिया, मेवा। और जो इधर वाला हिस्सा था पूरा का पूरा, इसको उनने क्या बोल दिया, केक। और इसी से इनने इसकी क्या कर दी, तुलना। तो आप याद रखेंगे कि पल्म पुडिन मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आंसर याद रखेंगे जे थॉमसन ने। आगे है, इस मॉडल की तुलना इन्होंने किससे की थी, तरबूज से कर दी। जैसे कि आपने तरबूज देखा होगा, ये मैंने बना दिया एक तरबूज। तरबूज में कुछ होते हैं बीच में बीज काले रंग के, और कुछ उसका लाल वाला भाग होता है गूदा, जिसे हम खा रहे होते हैं। तो जो बीज वाला भाग है उसे इन्होंने बोल दिया पल्म, और जो यहाँ वाला हिस्सा था पूरा लाल वाला भाग उसको क्या बोल दिया, पुडिन। तो ज़्यादा भाग कौन सा था, हमारा केक वाला, और कम भाग किसका था, इसमें पुडिन वाला। जो ये बीज थे उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। और इनकी जो प्रकृति हो गई वो कैसी हो गई, ऋणावेशित। और इन बीजों के चारों ओर का जो लाल वाला हिस्सा है उसको उन्होंने नाम दिया पुडिन, और इसको इन्होंने कहा कि ये धनावेशित प्रकृति का होगा। इसको ये नाम नहीं दे पाए कि ये धनावेशित कण क्या होगा। तो यहाँ पर पहली बार किसी भी परमाणु के अंदर किसकी खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस मॉडल के दौरान हुई थी, तो आंसर पढ़ेंगे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल या जे थॉमसन के पल्म पुडिन मॉडल के दौरान पर इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, आगे है, इस मॉडल में परमाणु एक धन आवेशित गोले के समान होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ वहाँ क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, परमाणु है। उस परमाणु में जो धन आवेशित गोला है वह क्या होते हैं, समान होते हैं, या फिर धन आवेशित गोले के समान होता है पूरा का पूरा परमाणु। और इसमें जो बीज हैं, ये रहे बीज, वो क्या है, यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। आगे है, इस परमाणु के फैल होने के कारण क्या है या दोष क्या है। तो ये जो परमाणु था वह क्या नहीं बता पाया कि धन आवेशित कण की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया। दूसरा, इस पूरे परमाणु के मॉडल में परमाणु की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उसको समझाने में भी ये क्या रह गए, असफल रह गए। तो ये हमने आज की क्लास में दो परमाणु के मॉडल, परमाणु के मौलिक कण, अणु और परमाणु के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इस क्लास की जो पीडीएफ रहेगी वह आपको क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।